Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So well students, we have completed the explanation of chapter The Making of a Scientist, that is our chapter number 6 from our supplementary book, and today we are here to discuss the question answers of the same. So let's start with the very first question, that is, how did a book become a turning point in Richard A. Bright's life? किस तरह से एक बुक रिचर्ड ए ब्राइट की लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर देती है, किस तरह से वो एक टर्निंग पॉइंट का काम करती है. द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस फॉर रिचर्ड. आफ्टर रीडिंग इट ही बिकेम इंटरेस्टेड इन ट्रैकिंग द माइग्रेशन ऑफ बटरफ्लाइज. सो हियर द नेम ऑफ द बुक इज गिवन, दैट इज द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स. तो ये बुक जो थी वो उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट का काम करती है. एंड किस तरह से वो टर्निंग पॉइंट बनती है, क्योंकि वो उनका जो इस बुक को पढ़ने के बाद रिचर्ड ए ब्राइट का इंटरेस्ट जो है साइंस की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. सो आफ्टर रीडिंग इट ही बिकेम इंटरेस्टेड इन ट्रैकिंग द माइग्रेशन ऑफ बटरफ्लाइज. और इस बुक को पढ़ने के बाद वो बटरफ्लाइज की माइग्रेशन में भी इंटरेस्ट लेने लगते हैं कि जो बटरफ्लाइज हैं किस मौसम में कहाँ पर किस सिटी की तरफ माइग्रेट करती हैं. तो माइग्रेशन होता है एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह की तरफ चले जाना ड्यू टू चेंज इन द सीज़न और मे बी ड्यू टू एनी अदर रीज़न. तो ये एक सिटी को छोड़ के दूसरी सिटी में भी सेटल होना हो सकता है या फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना. ये जो बुक थी ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, जब ये इन्होंने रिचर्ड ए ब्राइट ने इस बुक को पढ़ा तो उसके लास्ट में एक ओपन इन्विटेशन दिया गया था डॉक्टर यूकार्ट की तरफ से, जो कि बहुत जाने माने साइंटिस्ट हैं. उन्होंने उसमें लिखा था कि जो कोई भी इस बुक को पढ़े और उसके बाद जितनी भी बटरफ्लाइज को वो कैच कर सके, जितनी भी मोनार्क बटरफ्लाइज को कैच कर सके, तो उनको वो टैग कर दे. टैग होता है किसी की तरह की कोई निशानी लगा दे, कोई स्टिकर लगा दे, सो दैट इट कैन बी नोन कि कितनी बटरफ्लाइज माइग्रेट करके नॉर्थ अमेरिका पहुंची हैं. तो इस वजह से उनका जो इंटरेस्ट था इस तरफ बटरफ्लाइज की तरफ भी हो गया ज़्यादा और उन्होंने इनकी माइग्रेशन को स्टडी करना शुरू किया. ही बिगेन टू रेज मोनार्क बटरफ्लाइज इन द बेसमेंट ऑफ हिज होम एंड स्टडीड देम इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ देयर डेवलपमेंट. इसीलिए जैसे उनको उस ओपन इनविटेशन को फॉलो करते हुए उन्होंने बहुत सारी मोनार्क बटरफ्लाइज को अपने घर की बेसमेंट में उन्होंने उनको रेज किया, उनको ग्रो किया और उनके हर एक उनकी स्टेज में, जैसे 4 स्टेजेस हमने डिस्कस की थी चैप्टर में, तो उन चारों स्टेजेस में बटरफ्लाई की उनकी डेवलपमेंट को, इन मोनार्क बटरफ्लाइज की डेवलपमेंट को उन्होंने स्टडी किया. एंड दिस इंटरेस्ट लेड टू हिज अदर प्रोजेक्ट्स एंड एक्सपेरिमेंट्स. और यही जो इंटरेस्ट था उनका बटरफ्लाइज के रिलेटेड या साइंस के फील्ड में, ये बहुत सारे आगे प्रोजेक्ट्स और एक्सपेरिमेंट्स की तरफ उनको लेके गया. एंड फाइनली ही बिकेम अ ग्रेट साइंटिस्ट. और वो फाइनली एक बहुत बड़े साइंटिस्ट, बहुत महान साइंटिस्ट बने. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम. अब उनको एक साइंटिस्ट बनाने में किस तरह से उनकी मदर ने उनकी हेल्प की, या वैसे भी यूजुअली अगर देखा जाए जो हमने चैप्टर में पढ़ा तो किस तरह से उनकी मदर ने उनकी हेल्प की. रिचर्ड ए ब्राइट्स मदर हेल्प्ड हिम बाय एनकरेजिंग हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने रिचर्ड ए ब्राइट का इंटरेस्ट जो था वो लर्निंग की तरफ उन्होंने बढ़ाया, उनको इनकरेज किया उसके इंटरेस्ट लर्निंग की तरफ, उसके इंटरेस्ट को बढ़ाने में. She took him on trips, bought him telescopes, microscopes, cameras, mounting materials and other equipments and helped him in many other ways. अब वो उनको ट्रिप्स पे लेके जाया करती थी उनके इंटरेस्ट को क्रिएट करने के लिए, उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज देने के लिए. एंड बॉट हिम टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो उनकी करियर में हेल्पफुल हो सकते थे, उनकी जो लर्निंग पावर को इंक्रीज़ कर सकते थे, लाइक टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, कैमराज, माउंटिंग मटेरियल्स होते हैं इनके स्टैंड जिन पे इनको होल्ड किया जा सकता है ये चीज़ों को, कैमरा, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप को. एंड अदर इक्विपमेंट्स एंड हेल्प हिम इन मैनी अदर वेज. और बहुत सारी और भी चीज़ें जो कि उनकी लर्निंग में हेल्पफुल हो सकती थी, उनकी पर्सनैलिटी को ग्रो कर सकती थी, उनकी नॉलेज बढ़ा सकती थी. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें उनकी मदर उनको लेके दिया करती थी. एंड ऑल्सो हेल्प हिम इन मैनी अदर वेज. और बहुत सारे दूसरे कामों में भी उनकी हेल्प किया करती थी.
If he didn't have anything to do, she found things for him to learn. और moreover, जब रिचर्ड ए ब्राइट के पास कोई काम नहीं होता था, कुछ सीखने वाला, कुछ इंटरेस्टिंग काम नहीं होता था, तो शी फाउंड थिंग्स फॉर हिम टू लर्न. तो उनके लिए वो नई नई चीज़ें क्रिएट करती थी जिससे उनकी लर्निंग पावर बढ़े. Even the book that became a turning point in his life was given to him by his mother. और इवन जो बुक जो उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट बनी, जिसके कारण उनका साइंस की तरफ इंटरेस्ट बढ़ा, वो बुक भी उनकी मदर ने ही उनको गिफ्ट की थी. Hence it can be said that his mother played a crucial role in making him a scientist. और इसीलिए ये कहा जा सकता है कि उनकी मदर ने बहुत ही ग्रेट रोल प्ले किया है उनको साइंटिस्ट बनाने में. So next question is that what lesson does a bright learn when he doesn't win anything at the science fair? अब जब फर्स्ट टाइम रिचर्ड ए ब्राइट ने साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किया और वहाँ से उन्होंने कोई प्राइज़ नहीं जीता, तो उन्होंने क्या लेसन सीखा? अब जीता तो कुछ भी नहीं, कोई विनर नहीं बने वो किसी भी फील्ड में उस टाइम, तो उन्होंने सीखा क्या, उससे उनको क्या लेसन मिला? ए ब्राइट एग्जिबिटेड स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज एट ए साइंस फेयर. He didn't get any prize, but he learned an important lesson. A bright realizes that mere display of something doesn't mean science. To win at a science fair, he will have to do real experiments, and he began conducting experiments from that day onwards. तो फर्स्ट टाइम जब उन्होंने साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किया तो उन्होंने क्या किया था वहाँ पे, ही जस्ट एग्जिबिटेड स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज़. उन्होंने फ्रॉग की टिश्यूज़ की, उसकी स्किन की अलग अलग जो परतें थी उसके टिश्यूज़ थे, उनको उन्होंने माइक्रोस्कोप में दिखाया था. जस्ट एग्जिबिटेड मतलब सिर्फ दिखाया था, कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके नहीं बताया था. ही डिडंट गेट एनी प्राइज़, और उस वजह से उन्हें कोई प्राइज़ नहीं मिला, जबकि बाकी लोगों ने तो कुछ एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल करके दिखाया था जिस वजह से उन्हें प्राइज़ मिला. बट ही लर्न एन इम्पॉर्टेंट लेसन. बट उस टाइम उनको एक सबक मिला, एक इम्पॉर्टेंट लेसन सीखा उन्होंने, और वो क्या था? ही रियलाइजेज दैट मेयर डिस्प्ले ऑफ समथिंग डजंट मीन साइंस. कि सिर्फ डिस्प्ले करना किसी चीज़ को वो साइंस नहीं है. टू विन एट अ साइंस फेयर ही विल हैव टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स. साइंस फेयर में जीतने के लिए कुछ रियल एक्सपेरिमेंट करके दिखाना पड़ेगा. ही बिगेन कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स. और उस दिन के बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने शुरू कर दिए. सो इस तरह से ये भी एक उनका एक स्टेप बना कि चाहे उन्होंने कुछ जीता नहीं था साइंस फेयर में, बट दिस ऑल्सो लेड हिम टू अदर एक्सपेरिमेंट्स. What experiments and projects does he then undertake? और उसके बाद उन्होंने किस किस एक्सपेरिमेंट को किया, कौन से प्रोजेक्ट्स शुरू किए अपने. He undertook many projects and experiments. अब जिसमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने ट्राई किए. एंड ही रेज्ड बटरफ्लाइज इन प्रेजेंस ऑफ बीटल टू फाइंड द कॉज ऑफ वायरल डिजीज अमंग मोनाक कैटरपिलर्स. अब फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या किया, उन्होंने बटरफ्लाइज को बीटल की प्रेजेंस में रेज किया. जो मोनाक बटरफ्लाइज थी उन्होंने बीटल की प्रेजेंस में उनको ग्रो किया, ये जानने के लिए कि जो वायरल डिजीज़ बटरफ्लाइज को हो रही है और जो उनको मार रही है, जिसके कारण वो सब मोनाक बटरफ्लाइज, जो मोनाक कैटरपिलर्स मर जाते हैं, उसका रीज़न कहीं ये तो नहीं कि बीटल के कारण तो वो वायरल नहीं हो रहा उनको, जिस वजह से मोनाक बटरफ्लाइज मर रही हैं. सो ही स्टार्टेड रेजिंग बटरफ्लाइज इन प्रेजेंस ऑफ बीटल, इस वायरल डिजीज़ का कारण जानने के लिए. तो एक्चुअल में बाद में ऐसा कुछ भी नहीं प्रूव हो पाया था कि बीटल की प्रेजेंस के कारण बटरफ्लाइज को वायरल हो रहा है और वो मर रही हैं, बट ही ट्राइड दिस एक्सपेरिमेंट. देन ही वर्कड ऑन वाइसरॉय बटरफ्लाइज टू शो दैट दे कॉपी मोनाक्स टू सर्वाइव. फिर उन्होंने इस चीज़ पे काम किया कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाइज हैं उन्होंने ये शो किया कि वो मोनाक्स को, मोनाक जो बटरफ्लाइज होती हैं, दो तरह की बटरफ्लाइज हैं यहाँ पे बताई गई, वाइसरॉयज एंड मोनाक्स. उन्होंने कहा कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाइज होती हैं वो मोनाक बटरफ्लाइज को कॉपी करती हैं ताकि वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर सकें. और वो ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने ये फाउंड किया था कि जो बर्ड्स होते हैं वो मोनाक बटरफ्लाइज, वो वाइसरॉय बटरफ्लाइज को ज़्यादा खाते हैं रादर देन मोनाक्स. तो इसलिए उन्होंने वाइसरॉय बटरफ्लाइज, उन्होंने ये शो किया कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाइज हैं दे कॉपी मोनाक्स टू सर्वाइव, कि वो मोनाक बटरफ्लाइज को कॉपी करती हैं ताकि वो ज़िंदा रह सकें और वो बर्ड्स का फूड ना बन सके.
He studied golden bright spots on the monarch pupa and discovered a new hormone. और उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट भी किया जिसमें उन्होंने गोल्डन कलर के स्पॉट्स जो मोनाक प्यूपा जो स्टेज है मोनाक की, उसके ऊपर जो गोल्डन कलर के ब्राइट गोल्डन कलर्ड स्पॉट्स होते हैं, उन्होंने उन गोल्डन स्पॉट्स को स्टडी किया और ये डिस्कवर किया कि ये जो गोल्डन स्पॉट्स होते हैं एक सीक्रेट हार्मोन रिलीज़ करते हैं जो कि मोनेक्स की डेवलपमेंट के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसके कारण उनके जो प्रॉपर वो बटरफ्लाई बनती हैं तो उनकी बॉडी के जो स्केल्स होते हैं, उनकी विंग्स के ऊपर जो स्केल्स होते हैं वो इसी हार्मोन के कारण बन पाते हैं। ऑल्सो ही फाउंड आउट हाउ सेल्स रीड देयर डीएनए। और लास्ट उन्होंने ये भी एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने ये भी फाउंड किया कि किस तरह से जो सेल्स हैं वो डीएनए को रीड करते हैं। So next question is there, what are the qualities that go into the making of a scientist? कौन सी ऐसी qualities हैं जो किसी को scientist बनाती हैं? So according to this chapter there are 3 qualities discussed here that are important to be a scientist. So there are 3 essential qualities that make a scientist. 3 बहुत ज़रूरी qualities हैं जो scientist बनने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, important हैं। The first one is a first rate mind. सबसे पहली तो ये कि जो हमारा माइंड सेट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, गिफ्टेड माइंड हो, शार्प माइंड हो, जो कि इंटरेस्ट ले किसी चीज़ में। एंड नेक्स्ट इज़ द प्रेजेंस ऑफ क्यूरियोसिटी, जो कि अभी मैंने बोला कि इंटरेस्ट, किसी चीज़ को जानने की इच्छा, किसी चीज़ को सीखने की इच्छा, excitement to learn, eagerness to learn. So first one is the first rate mind, second one is presence of curiosity, interest, and the third one that is last but not least. ये ऐसा नहीं कि इसको लास्ट में बोला गया है कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इट इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट. सो इट इज़ द विल टू डू द बेस्ट एंड विन. विल टू डू द बेस्ट एंड विन, दैट मीन्स कुछ अच्छा करने की, बहुत अच्छा करने की, बेस्ट प्रूव करने की इच्छा और जीतने की इच्छा. सो ये 3 क्वालिटीज़ हैं जो कि एक पर्सन को साइंटिस्ट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसेंशियल है. सो नेक्स्ट इज हाउ कैन वन बिकम अ साइंटिस्ट, एन इकोनॉमिस्ट, अ हिस्टोरियन, and does it simply involve reading many books on the subject, or does it involve observing, thinking and doing experiments? तो किस तरह से एक पर्सन साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट या हिस्टोरियन बन सकता है, और क्या इसके लिए सिर्फ बुक्स की रीडिंग ही ज़रूरी है? पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे अगर किसी को साइंटिस्ट बनना है तो वो साइंस के रिलेटेड बुक्स पढ़ी जाए, इकोनॉमिस्ट बनना है तो इकोनॉमी के रिलेटेड, या फिर हिस्टोरियन बनना है तो हिस्ट्री के रिलेटेड उसको फुल नॉलेज हो, क्या इतना सफिशिएंट है? या फिर इट इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग, थिंकिंग और डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, क्या इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन, थिंकिंग और एक्सपेरिमेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं? सो आंसर इज देयर, रीडिंग मैनी बुक्स ऑन अ सब्जेक्ट इज़ नॉट इनफ. किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारी बुक्स पढ़ना ये सफिशिएंट नहीं है. ऐसा नहीं कि हम साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो बहुत सारी साइंस के रिलेटेड हमने बुक्स पढ़ लिया और साइंटिस्ट बन जाएंगे. इट इज़ नॉट पॉसिबल. रीडिंग बुक्स इज जस्ट एन आस्पेक्ट ऑफ लर्निंग. ये सिर्फ एक आस्पेक्ट है लर्निंग का. दिस इज़ एन एक्सरसाइज इन इंफॉर्मेशन गैदरिंग. ये बुक्स पढ़ के हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलती है पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिलेटेड. So the first and the foremost thing to become a genius in one's chosen field is to have great curiosity and unending hunger to discover more. तो सबसे पहली चीज़ जो है हमारे अंदर क्या होना चाहिए, पर्टिकुलर फील्ड में जो हमने फील्ड चुना है, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन है, साइंस का, इकोनॉमी का या हिस्ट्री का है, वॉटेवर, तो उस चूज़न फील्ड में हम उस रिलेटेड फील्ड के जो हमारा इंटरेस्ट है जिस फील्ड में, उसमें सबसे पहले तो हमें ग्रेट क्यूरियोसिटी होनी चाहिए. क्यूरियोसिटी होती है ईगरनेस टू लर्न. हमें उसके बारे में जानने की बहुत ज़्यादा अंदर से इच्छा होनी चाहिए. एंड अनएंडिंग हंगर टू डिस्कवर मोर. और ये इच्छा, जानने की इच्छा तो है ही है, और साथ में कुछ और उसके रिलेटेड डिस्कवर करने की भी बहुत ज़्यादा इच्छा इंटरनली होनी चाहिए. So next important thing is a good sense of observation, which helps a person to correlate his findings with what he sees or experiences in the real world. और दूसरी चीज़ क्या है कि हमारी ऑब्जर्वेशन पावर जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए कि वी मस्ट बी कीन ऑब्जर्वर, कि हम हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकें और उसको कोरिलेट कर सकें
अपनी फाइंडिंग्स के साथ, जो हमारे अकॉर्डिंग जो हमारा व्यू पॉइंट है उसके साथ हम कोरिलेट कर सकें, और या फिर जो रियल वर्ल्ड में जो चीज़ें जो एक्सपीरियंस करते हैं, हम देखते हैं, उसके साथ जो हमारी पढ़ी हुई चीज़ें हैं या फिर देखी हुई चीज़ें जो हमारे पर्टिकुलर फील्ड के रिलेटेड, हम उन दोनों को कंबाइन करके देख सके कि इनमें क्या रिलेशन है, कि क्या ये प्रॉपर वैसा ही है जो प्रूव किया गया ऑलरेडी या फिर कुछ डिफरेंट है. So next point is there, experiments are to test the findings against possible variables and in real life situations. फिर उसके बाद जो हमने ऑब्जर्व किया और जो पढ़ रखा है उसको प्रूव करना होता है एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू. उसकी टेस्टिंग को प्रूव करना है कि क्या जो कहा गया है वो एक्चुअल में ठीक है या नहीं. और साइड बाय साइड उसके पॉसिबल वेरिएबल्स होते हैं चेंजिंग फैक्टर्स. कुछ एक फैक्टर्स होते हैं जो हमारे एक्सपेरिमेंट को, हमारी स्टडी को अफेक्ट कर सकते हैं, एंड दोज आर नॉट परमानेंट. वो परमानेंट नहीं होते. अगर कुछ चेंजेबल वेरिएबल्स होते हैं जो कि चेंज होते रहते हैं, और कुछ एक सेम होते हैं. तो हमें दोनों सिचुएशंस में, जो लाइफ की सिचुएशंस में, दोनों तरह से अपने एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी करना होगा कि वो क्या रिजल्ट देते हैं. कुछ एस्पेक्ट्स को पर्टिकुलरली फिक्स करके, या फिर उनके चेंजिंग एस्पेक्ट्स को देखते हुए. जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लाइक, एक एग्जांपल देती हूँ कि हम लोग मान लो कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें हर एक बच्चे का माइंडसेट जो होता है वो सेम नहीं होता. तो उसके माइंडसेट को, अगर मानो किसी के माइंडसेट को हम स्टडी कर रहे हैं, तो उसके माइंडसेट के रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, या उसकी लर्निंग को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो एक स्टूडेंट के साथ होते हैं और दूसरे के साथ नहीं. लाइक फॉर एग्जांपल, किसी की फैमिली बैकग्राउंड ऐसी है, किसी को अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा पढ़ने का, किसी का नेचुरली माइंड बहुत शार्प है और किसी का माइंड अच्छा शार्प नहीं है, किसी के पास बुक्स की फैसिलिटी है और किसी के पास बुक्स की फैसिलिटी नहीं है, इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है. एंड अदर एस्पेक्ट कैन बी लाइक कोहेरेंस नहीं है एनवायरनमेंट में, कॉन्जीनियल एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है घर पे प्रॉपर. किसी को स्टडी रूम अलग से मिल रहा है और किसी को नहीं मिल रहा. सो दीज आर दी डिफरेंट एस्पेक्ट्स दैट कैन बी सेड एज द वेरिएबल्स मतलब चेंजिंग फैक्टर्स. सो एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज एन अर्ज टू वर्क रियली हार्ड ऑन द एरिया ऑफ इंटरेस्ट. और नेक्स्ट थिंग जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारे अंदर ये इच्छा होनी चाहिए, डिज़ायर होनी चाहिए टू वर्क रियली हार्ड ऑन द एरिया ऑफ इंटरेस्ट. जो भी हमारा इंटरेस्ट का एरिया है वो, उसमें हमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना है एंड उसमें बेस्ट प्रूव करना है. तो ये हमारे अंदर ये सारा इंटरेस्ट, ये इच्छा होनी चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी प्रोफेशन में परफेक्शन के लिए. सो मेयर रीडिंग ऑफ बुक्स इज़ नॉट सफिशिएंट. सो ये बाकी सारी चीज़ें, ऑब्जर्वेशन, थिंकिंग एंड एक्सपेरिमेंट्स आर ऑल्सो playing very good role. So next question is that you must have read about cells and DNA in your science books. Discuss Richard A. Bright's work in the light of what you have studied. If you get an opportunity to work like Richard A. Bright on projects and experiments, which field would you like to work on and why? सो इसमें आपको पूछा गया है कि आपने बहुत सारी अपनी जो बुक्स हैं, अपनी साइंस की बुक्स, उसमें आपने सेल्स और डीएनए के बारे में पढ़ा होगा, एंड जो रिचर्ड ए ब्राइट ने जो काम किया, एंड इन लाइट ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड, आप उस वर्क को डिस्कस करो जो रिचर्ड ए ब्राइट के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, और जो आपने अपनी बुक्स में पढ़ रखा है उसके बिहाफ पे आप बताओ कि क्या, आप डिस्कस करो कि उसने क्या स्टडी किया. एंड इफ़ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क लाइक रिचर्ड ए ब्राइट, और अगर आपको रिचर्ड ए ब्राइट की तरह अपॉर्चुनिटी मिले किसी प्रोजेक्ट्स या एक्सपेरिमेंट्स पे काम करने की, तो आप कौन सा फील्ड चुनोगे और क्यों? सो लेट्स डिस्कस द आंसर. हियर डीएनए कैरीज द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ एंड हेरिडिटी. डीएनए जो होता है वो ब्लूप्रिंट को कैरी करता है लाइफ और हेरिडिटी के बारे में. दैट मीन्स पूरी लाइफ और हेरिडिटी के बारे में एक ब्लूप्रिंट जो है, जो मान लो किसी घर को बनाना है तो उसमें ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, उसका मैप तैयार किया जाता है कि यहाँ पे बेडरूम होगा, यहाँ वॉशरूम होगा, यहाँ ड्राइंग रूम होगा. सो इस तरह से जो डीएनए वो सारी इंफॉर्मेशन कैरी करता है रिलेटेड टू लाइफ एंड हेरिडिटी. इट पासिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर. तो डीएनए के कारण ही जो हमारी जो जीन्स होते हैं, लाइक पेरेंट्स से जो बच्चों को मिलते हैं, सो वो सारी इंफॉर्मेशन जो है डीएनए से ही पास होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक.
तो एब्राइट के वर्क के बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो एब्राइट्स वर्क इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू बायोलॉजी। जो एब्राइट का वर्क है वो कम्प्लीटली जो रिलेट करता है बायोलॉजी के साथ है, बायोलॉजी के फील्ड के साथ है। डिस्कवरी ऑफ अ सेल स्ट्रक्चर हैज़ हेल्प्ड द साइंटिफिक कम्युनिटी टू अंडरस्टैंड द वे एनी ऑर्गेनिज्म फंक्शंस एंड ग्रोथ। और जो डिस्कवरी है सेल के स्ट्रक्चर की, जो डिस्कवरी की एब्राइट ने, तो उससे बहुत ज़्यादा साइंटिफिक कम्युनिटी को हेल्प मिली है। किस चीज़ के लिए? टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनिजम्स और अंडरस्टैंड द वे एनी ऑर्गेनिज्म फंक्शंस एंड ग्रोथ। किस तरह से कोई ऑर्गेनिज्म फंक्शन करता है, क्या किस तरह से वो एक्टिविटी करता है एंड किस तरह से वो ग्रो करता है, इस चीज़ को स्टडी करने के लिए सेल की स्ट्रक्चर जो है बहुत हेल्पफुल प्रूव हुई है साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए। दिस हैज़ हेल्प्ड साइंटिस्ट टू डिस्कवर हाउ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स अटैक अस एंड ग्रो इनसाइड आवर बॉडी। तो इसीलिए जैसे ऑर्गेनिज्म के फंक्शन और ग्रोइंग का पता चलता है, तो सेम वे ये भी पता चलता है इसी से कि कौन से जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं किस तरह से वो अटैक करते हैं हमारी बॉडी पर और किस तरह से वो हमारी बॉडी के अंदर ग्रो करते हैं और उस डिजीज़ को भी साइड बाय साइड बढ़ाते हैं। दिस मस्ट हैव गिवन द आइडिया टू एनकाउंटर अ पर्टिकुलर डिजीज़। So this must have given the idea to counter the particular disease. That means अगर हमें ये चीज़ पता चल जाए कि कौन सा ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में इस डिजीज़ को क्रिएट कर रहा है और किस तरह से वो ग्रो कर रहा है, किस तरह से उस डिजीज़ को बढ़ा रहा है, तो हमें उसके साथ काउंटरिंग करने का एक पता चल जाता है। वी कैन ट्रैक की जैसे हम ये ट्रैकिंग कर सकते हैं, तो उसके लिए मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं एंड उस डिजीज़ को क्योर कर सकते हैं और बाय killing that organism that creates problem in our body. DNA fingerprinting is helping police to pinpoint the real culprit। और जो DNA fingerprinting है वो पुलिस को हेल्प करती है रियल कल्प्रिट को, रियल जो एक्यूज़र होता है, जो रियल दोषी होता है, उसको फाइंड आउट करने में पुलिस की हेल्प कर रही है DNA फिंगरप्रिंटिंग। दिस वॉज नॉट पॉसिबल व्हेन DNA वॉज नॉट डिस्कवर्ड। और ये सारी चीज़ें तब पॉसिबल नहीं थी जब DNA डिस्कवर नहीं किया गया था। इफ़ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क लाइक रिचर्ड एब्राइट। अब जैसे नेक्स्ट पार्ट में हमें पूछा गया था कि अगर आपको मौका मिले रिचर्ड एब्राइट की तरह काम करने का, तो विच फील्ड यू विल चूज। सो इफ़ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क लाइक रिचर्ड एब्राइट, आई वुड चूज टू स्टडी अबाउट डिजीज़। अब ये हर कोई अपनी अपने हिसाब से आंसर दे सकता है, तो आई हैव गिवन आंसर कि आई वुड चूज टू स्टडी अबाउट डिजीज़। मैं डिजीज़ के बारे में स्टडी करना चाहूँगी एंड बाय स्टडिंग द DNA I may find the ways and means to cure many illnesses and diseases। क्योंकि DNA स्टडी करने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जो डिजीज़ क्रिएट करती हैं या बहुत सारी डिजीज़ के रीज़न पता लगाया जा सकता है एंड साइड बाय साइड उनका क्योर, उनका जो किस तरह से इलाज किया जा सकता है और इनकी प्रिवेंशन ऑल्सो, ये हम उसको पता कर सकते हैं। एंड क्योंकि ये जो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा सारी सोसाइटी के लिए एंड दैट ऑल्सो इज़ गोइंग ऑन। ये फील्ड जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है ऑलरेडी, तो सेम वे आई वुड ऑल्सो लाइक टू वर्क इन दिस फील्ड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ देयर, चिल्ड्रन एवरीवेयर। यहाँ ये जो क्वेश्चंस हैं ये जस्ट टॉक अबाउट इट, ये दीज आर नॉट पार्ट ऑफ आवर बैक एक्सरसाइज प्रॉपरली। ये आपको ये डिस्कशन के रिलेटेड हैं प्रॉपरली एंड दे कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम्स। It depends upon the point of view of or viewpoint of the examiner or paper setter. So let's discuss. Children everywhere wander about the world around them. चिल्ड्रन जो है अपने जो बच्चे हैं वो आसपास के वर्ल्ड के रिलेटेड बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं कि जैसे वो अपने पेरेंट्स को भी पूछते रहते हैं कि मम्मा ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है एंड सो ऑन। द क्वेश्चंस दे आस्क आर द बिगिनिंग ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी। और जो भी वो क्वेश्चंस पूछते हैं कई बार ऐसे होते हैं कि पेरेंट्स के लिए आंसर देना भी मुश्किल होता है एंड दे आर द बिगिनिंग ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी। Given below are some questions that children in India have asked Professor Yashpal and Dr. Rahul Pal as reported in their book Discovered Questions। और कुछ एक क्वेश्चंस यहाँ पे गिवन है हमें जो कि बच्चों ने पूछे हैं डॉक्टर राहुल पाल एंड प्रोफेसर यशपाल को, जो कि उन्होंने अपनी बुक डिस्कवर्ड क्वेश्चंस में उन्होंने ये क्वेश्चंस पब्लिश किए हैं जो कि उनको बच्चों ने पूछे। So first question that was asked by the kids or children we can say is, what is DNA fingerprinting and what are its uses? DNA fingerprinting क्या है
और इसके क्या यूजेज हैं। जैसे कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज अ फोरेंसिक टेक्निक यूज्ड टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर डीएनए। किसी इंडिविजुअल को फाइंड आउट करना है प्रॉपरली कि वो कुछ उसके क्लूज लेके, तो ये एक फॉरेंसिक टेक्निक है, एक साइंटिफिक टेस्ट है जिसको यूज़ करके एक इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई किया जा सकता है उसके बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर डीएनए, और उनके डीएनए के साथ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को मैच करके उसको फाइंड आउट किया जा सकता है। तो इट इज़ यूज्ड इन पेरेंटेज टेस्टिंग। एक तो ये पेरेंटेज टेस्टिंग में यूज़ किया जाता है कि किसी बच्चे का पता लगाना है कि उसके पेरेंट्स कौन हैं, तो उसके डीएनए से टेस्ट किया जा सकता है कि अगर डीएनए मैच होता है दो पर्सन्स का तो it can be proved. It is also used in criminal investigation to identify a person or to place him at the scene of crime. That means किसी क्रिमिनल को अगर हमें फाइंड आउट करना है प्रॉपरली तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उसकी फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से उसके रियल कल्प्रिट का आसानी से पता लगाया जा सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, हाउ डू हनी बीज आइडेंटिफाई देयर ऑन हनीकॉम्स। अब जो हनी बीज होती हैं वो अपने हनीकॉम का किस तरह से आइडेंटिफाई करती हैं। अब बहुत सारी हनी बीज हमने देखी हैं, सारी एक जैसी होती हैं और हनीकॉम्स भी एक ही जैसे दिखते हैं, तो कौन सी हनी बी किस हनीकॉम को रिलेट कर रही है, कौन सा उसका हनीकॉम है, तो उसे कैसे पता चलता है। हनी बीज है सिग्नलिंग केमिकल्स। अब जो हनी बीज के जो सिग्नलिंग केमिकल्स होते हैं, मतलब वो सिग्नल्स को समझ सकती हैं, दे हैव this quality and they leave trails for fellow honey bees so that they can reach their honeycomb. अब जैसे ही वो जिस रास्ते को फॉलो करती हैं तो वो रास्ते में ट्रायल्स मीन्स एक सीरीज ऑफ मार्क्स छोड़ देती हैं, कुछ एक निशानी छोड़ देती हैं रास्ते में, ताकि जो बाकी के फेलो बींग्स हैं, उसकी जो फेलो हनी बीज हैं, वो उनको उन निशानी को, उन मार्क्स को फॉलो करते हुए अपने हनी कॉम तक पहुंच जाएं। या फिर कोई भी हनी बी अगर अपना हनी कॉम छोड़ के सुबह कहीं जा रही है तो अपनी डेली एक्टिविटी पे, तो वो कुछ एक मार्क्स छोड़ के जाएगी रास्ते में कि उसको उसी रास्ते पे वापस आना है, और वो अपने हनी कॉम पे भी मार्क कर देगी अपने अकॉर्डिंगली, तो उसे उसकी पहचान रहती है। Why does rain fall in drops? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेन जो है वो ड्रॉप्स में क्यों फॉल करती है। तो उसका आंसर है द ओनली सॉलिड थिंग इन द एयर आर डस्ट पार्टिकल्स। जो एक सॉलिड थिंग है, जब सिर्फ अकेली जो सॉलिड थिंग है एयर में, हवा में, वो है डस्ट पार्टिकल्स। एंड वाटर वेपर यूजेज इट एज अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन व्हेन इट बिकम्स टू हैवी। और जब वाटर वेपर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में, जब वो हैवी होता है तो वो एक इन डस्ट पार्टिकल्स को यूज़ करता है एज ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, एंड तो उसके ऊपर अपने आप को रैप कर लेता है। वाटर वेपर कंडेंसेस ऑन द डस्ट पार्टिकल एज ए ड्रॉप एंड फॉल्स ऑन अर्थ। अब जब वाटर वेपर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है तो इस डस्ट पार्टिकल की तरफ अट्रैक्ट होता है और उसके ऊपर कवर होके एक ड्रॉप बन जाता है, जब फिर वो एज अ रेन ड्रॉप जैसे इट फॉल्स ऑन द अर्थ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, ये डिस्कशन के रिलेटेड है आपका। यू ऑल्सो मस्ट हैव वॉन्डर्ड अबाउट सर्टेन थिंग्स अराउंड यू। आपको भी बहुत ज़्यादा चीज़ें देख के, अपने अराउंड बहुत सारी चीज़ें देख के ऐसा फील होता होगा कि ऐसी ये चीज़ें ऐसी क्यों हैं। आपकी भी इंक्विजिटिव नेचर अराउज होती होगी, आप भी इंटरेस्ट लेते होगे कि इसका आंसर मुझे मिल जाए कि ये ऐसा क्यों है। शेयर दिस क्वेश्चंस विद योर क्लास एंड ट्राई टू आंसर देम। तो ये डिस्कस करिए आप अपनी क्लास के साथ कि कैसे क्या चीज़ें हैं आपके मन में, and you also try to find the answer of them. So here I am giving you a few questions कि कुछ एक questions किस तरह के हो सकते हैं, and the answer of which you have to find out by your own. So question can be there, why is the sky blue, कि sky blue क्यों होता है, star sprinkle क्यों करते हैं, and why what is the rainbow, rainbow क्या है, और fruits क्यों अर्थ पर गिरते हैं। तो इन चीज़ें की इसी तरह के बहुत सारे और क्वेश्चंस भी होंगे आपके माइंड में, एंड सो you have to discuss it with your friends and the classmates and also find the answer of the same. So with this, our chapter has come to an end. I hope all of you have understood it well. Thank you and have a